नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए कैसा है ये बंधन अनजाना कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बार बार पूछते हैं कि आगे का पार्ट नहीं डाला। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली है, इस वजह से कोई ना कोई गेस्ट हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, इसलिए कहानी लिखने का टाइम नहीं मिल पाता। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसकी भी जॉइंट फैमिली होगी वह तो मेरी बात को ज़रूर समझ पाएगा। कहानी अपलोड करने में देरी हुई उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नंदिनी राकेश को लेकर अपने घर पहुँचती है। घर के सभी सदस्य नंदिनी को परेशान देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। मोहित माथे पर चिंता की लकीरें लेकर नंदिनी से बोला, दीदी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? देव सर ने आपसे भी कुछ कहा है क्या? मोहित की बातों का नंदिनी कोई जवाब नहीं देती और आंखों में आंसू भरकर मोहित की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। मोहित अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ दीदी, आज देव सर ने मुझे भी बुलाया था और उन्होंने अपनी बहन श्वेता की शादी मुझसे करवाने के लिए मुझे पैसे का लालच देने की कोशिश की और कहा कि मैं उनकी बहन से शादी कर लूं। लेकिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मेरी ज़िंदगी का हर फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी को है और मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती। और मैं क्यों शादी करूं आपकी बहन से? मैं तो आपकी बहन से प्यार भी नहीं करता, फिर मैं कैसे शादी कर सकता हूं आपकी बहन से? देव सर मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और कहने लगे, अगर तुम लोगों ने मेरी बहन को दुख पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। शादी तो तुम्हें श्वेता से करनी ही होगी और वह मैं करवा के रहूँगा किसी भी हालत में। और अगर मेरी बहन ने कोई भी गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने देव सर को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो एक ही बात बार बार दोहराए जा रहे थे कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे रोते हुए नहीं देख सकता। दीदी, मैंने उनकी बहन से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन वो लोग क्यों नहीं समझते कि हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, हम भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम लालची नहीं हैं जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच दें। दीदी आप रोइए मत, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। इतना कहकर मोहित नंदिनी के गले लगकर रोने लगा। नंदिनी भी अपने भाई की बातों से भावुक हो गई और उसकी आंखों में अब तक रुके हुए आंसू झरने की तरह बह निकले। राकेश, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये रोने का समय नहीं है, हिम्मत से काम लेने का समय है, समझे तुम दोनों? राकेश मोहित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मोहित, देव सर ने तुम्हारी दीदी को अपने केबिन में बुलाकर उसे धमकी दी है कि अगर नंदिनी ने तुम्हारी शादी देव की बहन से नहीं की तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसने नंदिनी को नौकरी से निकालने की भी धमकी दी है, इसलिए अब हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। देव सर की बातों का जवाब हमें उनके ही अंदाज में देना होगा जिससे बात भी संभल जाए और नंदिनी को नौकरी भी न छोड़नी पड़े। मोहित, लेकिन राकेश सर, यह सब कैसे होगा? मैं आपकी बात को समझा नहीं, साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। राकेश, देखो मोहित, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक देव सर अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए पागलों की तरह अपनी हर कोशिश करते रहेंगे। इसलिए तुम्हें किसी लड़की से शादी का झूठा नाटक करना होगा जिससे देव सर को यह लगे कि तुम्हारी शादी हो गई है। और कोई भी भाई अपनी बहन की शादी किसी भी शादीशुदा मर्द से कतई नहीं कराएगा और उसकी बहन भी तुमसे शादी करने की अपनी जिद छोड़ देगी। मोहित, लेकिन मैंने तो देव सर से कहा है
कि जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूँगा। तो फिर मैं शादी कैसे कर सकता हूँ राकेश? अब जिस तरह से तुम शादी का झूठा नाटक कर सकते हो तो तुम्हारी दीदी नंदिनी भी तो झूठा नाटक कर सकती है। देखो, तुम दोनों को शादी का झूठा नाटक करना होगा और जैसे ही हालात सुधर जाएंगे और सब धीरे धीरे सही हो जाएगा तो तुम दोनों इस झूठी शादी से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन जब तक देव सर श्वेता की शादी कहीं और नहीं कर देते तब तक तो इस झूठ की शादी को बनाकर रखना होगा। जैसे ही देव सर श्वेता की शादी किसी और लड़के से करवा देंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम चारों भी इस झूठ की शादी से आज़ाद हो जाएंगे। नंदिनी, राकेश, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन राकेश यह सब होगा कैसे? कोई भी हम दोनों से इतनी जल्दी शादी का झूठा नाटक करने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिर क्यों होगा कोई भी हम दोनों का साथ देने के लिए राजी? आज की दुनिया में कोई भी इंसान फ्री में किसी का कोई भी काम नहीं करता, तो कैसे होगा यह सब? राकेश, इस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो नंदिनी, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। मोहित, वह कैसे? राकेश, मोहित की शादी मैं अपनी बहन से करवा देता हूँ। मोहित चौंकते हुए, क्या? राकेश, अरे भाई, झूठी शादी। तुम इतना परेशान मत हो, यह सब एक खेल है और कुछ नहीं। नंदिनी, मगर तुम्हारी बहन इस झूठी शादी के लिए तैयार होगी? राकेश, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है, वह मेरी बात कभी नहीं टालेगी। मोहित, चलो मान लिया कि आप अपनी बहन से मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन फिर दीदी से कौन शादी का झूठा नाटक करेगा? उनके लिए लड़का कहाँ से आएगा? इतना कहकर मोहित मुस्कुरा देता है तो राकेश झट से बोल पड़ता है, अरे भाई, जीता जागता लड़का तुम दोनों के सामने खड़ा है, फिर भी लड़का ढूंढ रही हो। यह तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और गांव में ढिढोरा। यह कहकर राकेश जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन जब उसने नंदिनी और मोहित की तरफ देखा तो चुप हो गया और बोला, देखो, यूं मुंह बनाकर रहने से परेशानियां खत्म नहीं हो जाएंगी। इंसान चाहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी डटकर सामना कर सकता है, लेकिन तुम दोनों को भी हिम्मत रखकर अपनी परेशानियों से लड़ना होगा। अगर तुम दोनों को मेरी बात सही लगे तो मुझे बता देना। मुझे और मेरी बहन को शादी का नाटक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं नंदिनी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। राकेश के इतना कहते ही नंदिनी राकेश की तरफ देखने लगी तो राकेश मुस्कुराते हुए मोहित और नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों का क्या डिसीजन है मुझे फोन करके बता देना, लेकिन देव सर को हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करके ही रहते हैं। इतना कहकर राकेश वहां से निकल जाता है। अब रात के 10 बज चुके थे, घर में सब सो गए थे, मगर नंदिनी की आंखों में नींद नहीं थी। सारी रात वह देव और राकेश की बातों के बारे में सोचती रही। यही सोचते सोचते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। बाहर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनकर नंदिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो 5 बज चुके थे। नंदिनी ने सबसे पहले राकेश को फोन लगाया। राकेश ने फोन रिसीव कर लिया। नंदिनी, हेलो राकेश। राकेश, हेलो नंदिनी, इतनी सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? नंदिनी, वो राकेश, बहुत सोचने के बाद मैंने यह डिसीजन लिया है कि तुम सही कह रहे हो। देव सर और उनकी जिद्दी बहन से अपने भाई को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। देव सर मुझसे मेरे भाई को अलग करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। उन्हें उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आखिर यह हमारी झूठी शादी होगी। जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे हम अलग हो जाएंगे। नंदिनी की बात सुनकर राकेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नंदिनी से बोला, नंदिनी, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। ठीक है, फिर हम आज ही शादी के कार्ड छपा देते हैं, और हाँ, शादी का इनविटेशन कार्ड देव सर को जरूर देना, ताकि उन्हें किसी भी तरह की गलतफहमी ना रहे। नंदिनी बड़े ही जोश में कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने राकेश, कार्ड सबसे पहले देव सर को ही दूंगी, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि हम गरीब जरूर हैं मगर कमजोर नहीं, जो किसी के धमकाने और डराने से डर जाएं। ठीक है, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, हम 10 बजे मिलते हैं। इतना कहकर नंदिनी फ़ोन काट देती है। राकेश शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। शादी भले ही झूठी और दिखावे की थी, मगर राकेश खुश था। झूठी ही सही,
पर उसकी शादी उससे होने जा रही थी जिससे वह बहुत प्यार करता था, मगर कभी उससे कहने की हिम्मत न कर पाया। इधर नंदिनी फटाफट तैयार होकर घर से निकलती है क्योंकि घड़ी 10 बजा चुकी थी और उसने राकेश को 10 बजे ही मिलने का टाइम दिया हुआ था। नंदिनी और राकेश कार्ड छपवाते हैं जिसमें 4 दिन बाद की शादी का मुहूर्त होता है। दूसरे दिन कार्ड मिल जाते हैं। कार्ड लेकर नंदिनी ऑफिस जाती है। ऑफिस में जाकर देव खुराना की केबिन की तरफ बड़े बड़े कदमों से बढ़ने लगती है और जाकर देव की केबिन का दरवाजा नॉक करती है। नंदिनी, मैं आई कम इन सर। आवाज सुनकर देव दरवाजे की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ जाती है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, आओ आओ नंदिनी, मुझे भी तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पूरा यकीन था कि देर से ही सही पर तुम आओगी जरूर, क्योंकि पैसा ऐसी ही चीज है जो अच्छे अच्छों को रास्ते पर ले आता है। पैसे के आगे इंसान अपना जमीर, अपना स्वाभिमान और यहाँ तक कि अपने रिश्ते भी दांव पर लगा देता है। आखिर मान गई ना तुम भी कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ है। काफी सोच विचार करने के बाद तुमने भी यही सोचा होगा कि यही सही रास्ता है अमीर बनने का, क्योंकि अगर तुम्हारे भाई की शादी मेरी बहन से होती है और वह हमारे घर पर घर जमाई बनकर रहता है तो इससे तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। फिर तो तुम्हें नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? नंदिनी चुपचाप देव खुराना को एक टक देखे जा रही थी। जैसे ही देव की बात खत्म हुई, नंदिनी ने अपने पर्स से शादी का कार्ड निकालकर देव की तरफ बढ़ाया। शादी का कार्ड देखकर देव हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग। वाह नंदिनी, लगता है मुझसे ज्यादा जल्दी तुम्हें अपने भाई की शादी मेरी बहन से कराने की है। तुमने तो शादी के कार्ड भी छपा लिए। सही है, सही है, जल्दी होगी भी क्यों नहीं। तुम्हारी लॉटरी जो लगने वाली है। अगर मेरी बहन तुम्हारे भाई से प्यार न करती होती और वह तुम्हारे भाई से शादी करने की जिद न करती तो मैं तुम जैसे लोगों को कभी भी अपने मुंह नहीं लगाता। मैं तो तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ अपने फायदे की बात आती है तो सारे कायदे कानून भूल जाते हैं। लेकिन खैर, जो भी है ठीक है। कम से कम मेरी बहन को उसकी पसंद का लड़का तो मिल जाएगा। देव इससे आगे और कुछ कह पाता उससे पहले ही नंदिनी ने देव को बीच में ही टोकते हुए कहा, देव सर, शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। शादी का कार्ड तुम्हारी बहन श्वेता और मेरे भाई मोहित की शादी का नहीं है। जरा ध्यान से कार्ड के ऊपर पड़े हुए नाम को पढ़ लें, उसके बाद आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इतना सुनकर देव खुराना कार्ड के ऊपर पड़े हुए नामों की तरफ देखता है तो उसमें मोहित और राकेश की बहन प्रिया का नाम छपा हुआ होता है। दूसरे कार्ड पर राकेश और नंदिनी का नाम प्रिंट होता है। कार्ड के ऊपर पड़े हुए नाम को देखकर देव खुराना तिलमिला उठता है और अपनी कुर्सी पर से खड़े होते हुए नंदिनी के पास आता है और नंदिनी के नजदीक जाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई की शादी किसी और लड़की से तय करने की? मोहित सिर्फ और सिर्फ श्वेता का है, समझी तुम? सिर्फ और सिर्फ श्वेता का। मोहित की शादी किसी और लड़की से नहीं हो सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आखिर तुमने अपनी मर्जी से मेरे रोकने के बावजूद भी मोहित की शादी किसी और से तय कर दी। किसी गलतफहमी में मत रहना नंदिनी राजपूत कि तुम जीत गई हो। मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसी डेट पर इसी दिन श्वेता और मोहित की शादी होगी, ना कि मोहित और प्रिया की। यह मेरा चैलेंज है तुमसे। अगर तुम रोक सको तो रोक लेना। नंदिनी भी देव के और नजदीक आते हुए आंखों में आंखें डालकर बोली, देव सर, आप भी किसी गलतफहमी में मत रहना। हम गरीब जरूर हैं मगर किसी से डरते नहीं हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मगर प्रिया और मोहित की शादी होने से नहीं रोक पाओगे। शादी तो होकर रहेगी मगर श्वेता और मोहित की नहीं, बल्कि प्रिया और मोहित की। मेरा भाई बिकाऊ नहीं है जो कि एक अमीर घराने की सजावट बन सके। आप अपनी बहन का दिल बहलाने के लिए कोई और खिलौना ढूंढ लीजिएगा। मेरा भाई कोई खिलौना नहीं है, समझे आप? आप किसी और बाजार में जाइएगा,
जहां इंसान बिकते हों। आपके लिए शायद पैसा ज़्यादा अहमियत रखते होंगे, मगर हम लोगों के लिए रिश्ते और रिश्तों में प्यार ज़्यादा अहमियत रखता है। आप किसी भी कीमत पर मुझसे मेरे भाई को नहीं छीन सकते। अब मैं भी देखती हूँ कि आप प्रिया और मोहित की शादी होने से कैसे रोकते हैं। शादी तो होकर रहेगी प्रिया और मोहित की। देव नंदिनी की ओर नज़दीक आ गया। नंदिनी को कंधे से पकड़कर अपने इतने नज़दीक कर लेता है कि एक दूसरे की सांसें दोनों महसूस कर पा रहे थे, मगर दोनों ही इतने गुस्से में थे कि क्या कर रहे हैं उन्हें खुद खबर नहीं थी। देव नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर बोला, शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ श्वेता और मोहित की। रोक सको तो रोक लेना। नंदिनी, ठीक है, देखते हैं। देव, देख लेना। इतना कहकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नंदिनी ऑफिस के गेट की तरफ मुड़ती है और देव अपनी कुर्सी की तरफ। दोनों की पीठ आमने सामने होती है। तभी नंदिनी बाहर की तरफ निकलने को होती है कि तभी नंदिनी का दुपट्टा चेयर में फंस जाता है। तो नंदिनी को लगता है कि देव खुराना ने नंदिनी के दुपट्टे को पकड़ लिया है। तो नंदिनी बिना मुड़े ही देव से कहती है, देव सर, मुझे नहीं पता था कि आप अपनी और अपनी बहन की जिद पूरी करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। छोड़िए मुझे। देव अपनी आंख और नाक को सिकोड़ते हुए बिना मुड़े ही कहता है, मैंने तुम्हें कहाँ पकड़ा है। इतना सुनकर नंदिनी पीछे की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि उसका दुपट्टा चेयर में फंसा हुआ होता है। देव भी मुड़ता है तो चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए नंदिनी को घूरने लगता है। नंदिनी अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हो जाती है और हड़बड़ाहट में कुर्सी पर फंसे हुए अपने दुपट्टे को निकालने लगती है कि तभी नंदिनी का पैर चेयर में फंस जाता है और चेयर घूम जाती है। तो नंदिनी गिरने वाली होती है कि तभी देव अपनी बाहों में लेकर उसे संभाल लेता है। नंदिनी की आंखें डर की वजह से बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही नंदिनी को लगता है कि वो गिरी नहीं तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि वह तो देव की बाहों में है। नंदिनी देव की आंखों में देखती है और देव नंदिनी की आंखों में। काफी देर तक नंदिनी और देव एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो गए कि उन्हें होश ही नहीं था कि वह कहाँ और कैसे हैं। तभी राकेश केविन के दरवाजे पर नॉक करता है और नंदिनी को आवाज देते हुए कहता है, नंदिनी। राकेश की आवाज सुनकर नंदिनी होश में आती है और फटाफट उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और बिना कुछ कहे अपना जमीन पर गिरा हुआ पर्स उठाकर बाहर की ओर निकल जाती है। राकेश भी नंदिनी के पीछे पीछे बाहर निकल आता है। नंदिनी को देव सर की बाहों में इस तरह देखकर राकेश को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, मगर वो अपने गुस्से को अपने चेहरे पर नहीं आने देता और नंदिनी से पूछता है, नंदिनी, क्या बात है? देव सर ने तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की है क्या? नंदिनी, नहीं राकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो बस मेरा पैर फिसल गया था और मैं देव सर की बाहों में जाकर गिर गई, बस और कुछ नहीं। नंदिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए वो बाहर गार्डन में पड़ी हुई बेंच पर बैठ जाती है। राकेश भी नंदिनी के बगल में बैठ जाता है। उधर देव कुर्सी पर गुस्से से अपना हाथ मारते हुए, देव, डिस्कस्टिंग, जब देखो ये लड़की मुझसे ही टकराती रहती है। मैं जितना इससे नफरत करता हूँ उतना ही ये मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती है। ये लड़कियाँ होती ही ऐसी हैं, जब कहीं कोई भी अमीर इंसान देखा बस उसे अपने जाल में फंसाने के नए नए तरीके आजमाने लगती हैं। आई हेट नंदिनी राजपूत। अगर मेरी बहन का सवाल ना होता तो मैं तुम्हें अभी के अभी अपनी कंपनी से निकाल देता। इतना कहकर वो अपना मूड ठीक करने के लिए खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र बाहर पार्क में बैठी नंदिनी और राकेश पर पड़ती है। राकेश नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। देव जब यह सब देखता है तो मन ही मन कहता है, नंदिनी, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो अपने भाई की शादी किसी और लड़की से करवाने की, लेकिन तुम्हारी भाभी तो मेरी बहन श्वेता ही बनेगी। यह मेरा वादा है और मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ। इतना कहकर वह खिड़की बंद कर देता है और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। इधर राकेश नंदिनी को समझाता है, नंदिनी, छोटी छोटी बातों पर यूं दिल भारी मत करो, ऐसा तो होता ही रहता है। चलो अब अंदर चलते हैं
और अपना अपना काम शुरू करते हैं, वरना देव सर का वैसे ही मूड खराब है, कहीं वह अपना गुस्सा हम दोनों पर ना निकाल दे। इतना सुनकर नंदिनी भी राकेश की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिलाती है और ऑफिस के अंदर आ जाती है और अपनी सीट पर जाकर अपने काम में लग जाती है। नंदिनी काम तो करती है, लेकिन उसका काम में मन बिल्कुल नहीं लगता। वह हर समय बस यही सोचती रहती है कि आखिर देव सर को मुझसे और मेरे भाई से प्रॉब्लम क्या है, क्यों वह हम दोनों को चैन से जीने नहीं देते। उन्हें अपनी बहन को समझाना चाहिए कि मोहित कोई खिलौना नहीं है जिसे वह पैसे से खरीद ले। वह मेरा भाई है, नंदिनी राजपूत का भाई, और मैं किसी भी कीमत पर अपने भाई को अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं बनने दे सकती। माँ पापा तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए, अब तो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। हे माता रानी, कुछ भी गलत मत होने देना, मेरी और मेरे भाई की रक्षा करना। नंदिनी इन्हीं सभी ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी राकेश नंदिनी की तरफ देखता है। उसे एहसास होता है कि नंदिनी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसका ध्यान अपने काम पर बिल्कुल नहीं है। सारी रात सो न पाने की वजह से वह बहुत थकी थकी भी लग रही थी। वह नंदिनी के पास आता है और कहता है, नंदिनी, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नंदिनी, नहीं राकेश, आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। लेकिन राकेश उससे जोर देकर कहता है तो वो राकेश के साथ चल देती है। राकेश नंदिनी को घर छोड़ देता है और खुद अपने घर के लिए निकल जाता है। 4 दिन बाद नंदिनी का घर चारों तरफ से रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। फूलों से सारा घर महक रहा था। एक कमरे में शादी का जोड़ा पहने नंदिनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दूसरे कमरे में मोहित के दोस्त मोहित को तैयार कर रहे थे। शादी हर किसी के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। हर कोई अपनी शादी के लिए कितने सपने सजाए रहता है। लड़के लड़कियां अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मगर ना तो नंदिनी के चेहरे पर खुशी थी और ना ही मोहित के चेहरे पर। भले ही ये शादी झूठ मूठ की थी, लेकिन थी तो शादी ही। दोनों को परिस्थितिवश शादी करनी पड़ रही थी, वह भी सिर्फ और सिर्फ देव खुराना की वजह से। इधर राकेश भी अपनी बहन के साथ तैयार होकर बारात लेकर आ जाता है। मंडप सजा हुआ है, बारात का स्वागत किया जाता है। राकेश क्योंकि नंदिनी से प्यार करता था, उसके मन में लालच आ जाता है और वो नकली पंडित की जगह असली पंडित ले आता है और शादी भी नकली नहीं असली कराने की तैयारी में था, इसलिए वो बहुत खुश था। लेकिन नंदिनी और मोहित दोनों इस बात से अनजान थे। अब देखना यह होगा कि आखिर आगे क्या होगा। क्या नंदिनी को राकेश की सच्चाई का पता चल पाएगा? नंदिनी और राकेश की शादी हो जाएगी या फिर इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए इंटरेस्टिंग लव स्टोरी कैसा है ये बंधन अनजाना। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।